बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तो कल रात से पाकिस्तानी अवाम बहुत दुखी हैं कि इंडिया से एक बार फिर मैच हार गए। अगरचे कुछ उम्मीद जगी थी, जब पहले 10 ओवर्स में कोई 90 के करीब रन बन गए थे तो लगा था कि 190 के करीब ये पहुंच जाएंगे, 180 क्रॉस करेंगे या 200 के करीब चले जाएंगे, उससे पाकिस्तानी टीम का एक अच्छा मैच हो जाएगा। लेकिन जब 10 ओवर्स गुजरे तो उसके बाद एक के बाद एक कमज़ोर कप्तानी की निशानियां हम देखते रहे, न सिर्फ बैटिंग में, उसके बाद बॉलिंग में भी, और मैच हाथ से फिसलता चला गया। यानी आप देखें ना कि जब 10 ओवर्स में आपको एक अच्छा स्टैंड मिल गया था, उसके बाद आपको एक ऐसे शख्स को क्रीज पर भेजने की क्या ज़रूरत थी कि जो पिछले कई मैच खेला हुआ नहीं था। यानी हुसैन तलत को भेजा गया, और हुसैन तलत जो है वो ज़ाहिर दबाव में थे, पिछले कई मैच में वो प्रैक्टिस में नहीं थे, खेल नहीं रहे थे, उनको भेज दिया गया। उनकी जगह अगर आपने को तेज़ खेलने वाले को भेजना था, आप हारिस को ट्राई कर सकते थे, या कैप्टन को खुद आना चाहिए था। लेकिन कैप्टन ने अपने आप को डिमोट किया, नीचे चले गए, मोहम्मद नवाज को भेजा, यानी मोहम्मद नवाज को भेजा, तलत को भेजा, उसके बाद खुद नीचे चले गए, खुद आए। एक बात मुझे याद है सिद्धू की, जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने कहा था कि ये वो कैप्टन है जब पिच हिल रही हो, मुश्किल पड़ रही हो, कहीं पर जो है वो विकेट के ऊपर खड्डे हों या हालात नासाजगार हों, तो फिर कप्तान इमरान खान खुद आ जाता है, किसी को नहीं भेजता, खुद आता है आगे, और वहाँ आकर कोशिश करता है कि यार किसी और को फ्लॉप करने से बेहतर है कि मैं खुद जाऊँ ताकि मैं इसको एडजस्ट कर लूँ सूरत हाल को। लेकिन कैप्टन जो है वो इस साजगार हालात में भी खुद को नीचे ले गए, और यानी एक कमज़ोर कप्तान साबित हुए। यानी अगर आपने आखिरी ओवर्स में किसी को ट्राई ही करना था तो आप शाहीन शाह अफरीदी को ट्राई कर सकते थे, जो पिछले दोनों मैचों में बड़ा अच्छे खेल रहे थे, इनफॉर्म थे, छक्के उनके बैट से लग रहे थे, आप उनको ट्राई कर सकते थे। आउट हो जाते तो फिर आप इनको ले आते। लेकिन मुसलसल कप्तानी की गलतियां वो बैटिंग में भी करते रहे, और जब बॉलिंग का वक्त आया तो फ़हीम अशरफ, यानी आप ये देखें ना कि मेन जो टॉप स्पिनर्स हैं इस पिच पे नहीं चल पा रहे थे। कुलदीप को भी मार पड़ी, यानी जो इंडिया के टॉप स्पिनर्स थे उनको भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों से मार पड़ रही थी। तो आपको समझना चाहिए था कि साइम अयूब यहां पर शायद कारगर ना हो, और आप ऊपर ला सकते थे, फ़हीम अशरफ से जल्दी ओवर करा सकते थे। लेकिन फ़हीम अशरफ को आपने 10वें ओवर में लगाया, और जब लगाया तो उसने वो पार्टनरशिप ब्रेक भी कर दी, क्योंकि आपको अंदाजा होना चाहिए था कि उधर अगर दुबे जो है वो चल रहे हैं, और दुबे पार्ट टाइमर होते हुए भी मीडियम पेसर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ऐसे में फ़हीम अशरफ को ट्राई कर लेना चाहिए था। लेकिन न जाने क्या हिकमत अमली थी, और हुसैन तलत को ट्राई कर लेना चाहिए था। अगर उधर दुबे पार्ट टाइमर चल रहा था तो आपको यहाँ ये ट्राई कर लेते। यानी आप देखें, हारिस को मार पड़ रही है, आप 4 ओवरों में 42 पड़ रहा है, आप पढ़वाए जा रहे हैं। साइम को मार पड़ रही है, 3 ओवरों में मेरा ख्याल है वो 30-35 के 32 के करीब स्कोर पड़ा है, उनको भी आप कराए जा रहे हैं। तो बहुत ही कमज़ोर हिकमत अमली थी। अब आप ये तवक्को करते हैं कि स्टार्स को बाहर बैठाएं और स्टार्स के बगैर एक टीम बनाएं, और स्टार्स के बगैर टीम बना के आप उससे कोई चमत्कार कराएं, तो जाहिर है ये तो नहीं हो सकता। यानी ये क्रिकेट टीम जो खेलने की भी, इसमें स्टार कौन है? आप नए लड़कों को मौका देते हैं ये, लेकिन ये नहीं होता कि सारी ही टीम नए लड़कों पर मुश्तमिल बना दें। ये बड़ी सर्जरी होती है। जब आप कहते हैं कि बड़ी सर्जरी की टीम को जरूरत है, तो ये बड़ी सर्जरी होती है कि नए लड़कों को आप इस तरह तो लड़कों को ज़ाया करेंगे। आप एक एक करके लोगों को आगे लाते हैं, एक एक करके लड़कों को आगे लाते हैं, एक एक दो करके टीम में शामिल करते हैं, उनको परफॉर्म कराते हैं। आप देखें ना, इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो 2 हट गए, 2 आ गए, लेकिन वो भी पूरे ठीक ठाक तजर्बे के साथ खेल कर आए हुए हैं, और उनकी टीम जो है वो कितने मैच्योर तरीके से खेली। अब तो आपने सूर्या कुमार यादव की बातें सुनी, वो कहते हैं कि ये हमारा क्या मुकाबला है पाकिस्तानी टीम के साथ, हम 10 मैच जीतते हैं तो वो 1 जीतते हैं। मजाक उड़ा रहे थे, हम 10 मैच जीतते हैं तो वो 1 जीतते हैं, हमारा उनके साथ क्या मुकाबला बनता है। तो ये हाल कर दिया। देखिए, जब किसी भी चीज़ में मेरिट ना हो तो यही हाल होता है। जब पाकिस्तानी क्रिकेट में टॉप पे बैठा हुआ शख्स मेरिट पे नहीं आया होगा, क्या रेलेवेंस है मोहसिन नकवी की क्रिकेट बोर्ड के साथ? जब टॉप पे बैठा हुआ शख्स मेरिट पे नहीं आएगा तो कैसे नीचे लोग मेरिट पे वो लाएगा, जिसे पूरी क्रिकेट की समझ ही नहीं होगी वो कैसे परफॉर्म कर रहा होगा। तो फिर यही नतीजा निकलता है, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि क्रिकेट, हमारी हॉकी जो है वो जब गिरी थी धरान से, तो हमने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, बैट पैच आया, दोबारा उठ जाएगी। फिर दोबारा वो उठी ही नहीं। यानी हॉकी जब नीचे गई वो फिर दोबारा उठी नहीं। जब कोई एक स्पोर्ट तबाह हो जाता है तो वो फिर उसको दोबारा उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम क्रिकेट के साथ भी यही कर रहे हैं, इसे गिरा रहे हैं। क्या हम इसे दोबारा उठा पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि उठा पाएंगे, लेकिन उसके लिए कोई इंटेंट तो नज़र आना चाहिए। आपको
अगर इस तरह से आप लेकर चलेंगे एक पूरे स्पोर्ट को तो कैसे आप दोबारा इसमें बहाल हो सकेंगे। बहरहाल मैं खुद भी थोड़ा सा अफसुर्दा था इस मैच के बाइस, अगरचे मैंने क्रिकेट देखना बिल्कुल छोड़ दी हुई है। बड़े अरसे के बाद मैंने कल का एक मैच देखा, बड़े अरसे के बाद। कुछ मेहमान आए हुए थे, वो देखना चाहते थे, मैं भी उनके साथ बैठ गया तो मैंने मैच देख लिया। लेकिन सच्ची बात यह है कि बड़ा दिल दुखी हुआ कि आपने मैच बनाने के बाद फिर अपने हाथ से कैसे बिगाड़ा, ना तजर्बाकारी की वजह से और गलत फैसलों की वजह से, कमज़ोर कप्तानी की वजह से। आपने बड़े बड़े स्टार्स को, यानी आप सोचे कि बाबर आजम अगर बाहर किसी और मुल्क के प्लेयर होते और इतना क्लास का बैट्समैन होता तो उसका बैट पैच भी अगर आ रहा था, आप उसको उसकी काउंसलिंग करते, आप उसको कुछ और करते, आप उसकी ट्रेनिंग बेहतर करते, आप उसे सपोर्ट देते, ना कि आप उसे उठा के बाहर फेंक देते इतने क्लास के बैट्समैन को। तो शायद कोई और क्रिकेट बोर्ड ऐसे ना करता जैसे कि हमारे प्लेयर्स के साथ यहाँ पर किया जाता है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक तो जो अजान मिशन था परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कल सारा दिन उसकी हीट महसूस होती रही। मैं कल ट्रैवलिंग में था, व्लॉग नहीं कर सका, लेकिन कल जो अजान के हवाले से कल भी बड़ी परेशानी का बायस बनी रही ओपोनेंट्स के लिए, पीटी के ओपोनेंट्स के लिए। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं रिजवान रज़ी साहब, रज़ी दादा जिन्हें मरियम नवाज़ कहती हैं, यानी दादा आप किसी को एहतराम से कहते हैं या दादा आप उसको कहते हैं कि जो बहुत समझदार आदमी होता है उसे दादा कहते हैं। हमारे भी दोस्तों में एक साहब हुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें से ज़िंदगी दे, तो अदनान उनका नाम है, लाहौर में होते, हमारे क्लास फेलो थे। तो हम सब में मेच्योर थे, समझदार आदमी थे, तो हम सब उन्हें दादा कहते थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे फैसले करते थे, समझदार आदमी थे, हालांकि एज फेलो थे लेकिन बहुत समझदार थे, सेंसिबल इंसान थे, 1-2 साल शायद बड़े भी हों, लेकिन सब उन्हें दादा दादा कहते थे कि दादा 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 ये कर लें, दादा वो कर लें। क्यों? क्योंकि वो समझदार आदमी थे। मरियम नवाज़ रिजवान रज़ी साहब को दादा कहती हैं, जाहिर है वो यकीनन समझदार होंगे तभी कहती होंगी ना, दादा किसी को कोई ऐसे तो नहीं कहता। हाँ, शायद इसलिए भी कहती हूँ कि वो एक शो किया करते थे दादा पोता, लेकिन बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि अगर दादा पोता वो शो करते हों तो बाकी लोग भी उन्हें दादा कहने लगें। दादा तभी कहेंगे ना जब आप उनको समझदार होंगे। बहरहाल मरियम नवाज़ के वो दादा लगते हैं, मुँह बोले दादा जिसको आप कह सकते हैं। तो मरियम नवाज़ साहबा ने जो है वो अगरचे पिछले दिनों बड़ी एक हिमाकत उनसे सरजद हो गई, जो सिंधियों के हवाले से उन्होंने बहुत ही गैर मुहतात गुफ्तगू कर दी। उसके बाद उनकी जो है वो उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। नौकरी शायद उन्हें मिली भी इसलिए थी कि वो बहुत शदीद पीटीआई के मुखालिफ हैं, इतने शदीद मुखालिफ कि एक सहाफ़ी इतना मुखालिफ नहीं हो सकता। सहाफ़ी क्रिटिसाइज़ करता है, पॉलिसीज़ पे तनकीद करता है, लेकिन बिलो द बेल्ट अगर कोई शख्स किसी पर तनकीद करने लगे तो वो सहाफ़ी नहीं होता। मैं मरियम नवाज़ पे बहुत तनकीद करता हूँ, नवाज शरीफ पे बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन क्या आपने मुझे कभी देखा है कि मैंने नवाज शरीफ पर बिलो द बेल्ट तनकीद की हो, उनकी शक्ल पे बात की हो, उनके या उनको जो है वो कोई ऐसे नामुनासिब अल्फाज कहे हों जो सहाफ़ती इक़दार के भी ख़िलाफ़ हों? कभी आपने देखा है? मैंने खुदा ना खास्ता किसी सियासतदान को बंदर कह दिया हो, किसी को जो है वो बदशकला कह दिया हो या कुछ इस तरह की बात की है? कभी नहीं की। हमारे सियासतदानों से लाख इख्तलाफात होते हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ पे बात करते हैं, उनके फैसला साजी पे बात करते हैं, उनकी समझ बूझ और जिस अंदाज में वो फैसले करते हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि हमने बिलो द बेल्ट जाके बात की हो। लेकिन जो लोग बिलो द बेल्ट जाकर बात करते हैं उन लोगों को फिर नवाजा भी जाता है, उनको नवाजा जाता है, उनको उठाया जाता है और उठाकर फिर बड़े बड़े ओहदों पर बिठाकर बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं। ये रिजवान रज़ी साहब जो हैं, इनकी वाहिद क्वालिफिकेशन शायद यही थी कि उनको वो पीटीआई के शदीद मुखालिफ थे, वरना उतनी काबिलियत के लोग और भी बहुत मार्केट में पड़े हुए हैं। यानी रिजवान रज़ी साहब की काबिलियत पे मैं एतराज़ नहीं कर रहा, वो बहुत काबिल आदमी होंगे, लेकिन उनकी काबिलियत के और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इसलिए चुना गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालिफ या शदीद तरीन मुखालिफ थे और इसी क्वालिटी के तहत उनको चुन लिया गया। लेकिन उनका काम सिर्फ ये था कि वो पीटीआई के खिलाफ बात करते रहते, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी को तख्त मश्क बना लिया। जब पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया तो फिर उनको ये कहा गया कि भैया आपको तो पीटीआई पर तनकीद करने के लिए लाया गया था, पीपल्स पार्टी पे शुरू हो गया। लेकिन अब रिजवान रज़ी साहब जो हैं बुखलाहट का शिकार होकर उन्होंने पीटीआई पर तनकीद शदीद बढ़ा दी है, पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दी है, इसलिए कि उन्हें शायद रिस्टोर होने के लिए लगता है कि मुझे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब वो पीपल्स पार्टी पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, करें ना पीपल्स पार्टी पे भी बात करें, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करें, कहें मैं कायम हूं अपनी बात पे, मेरे अल्फाज नामुनासिब थे, कहें
कि भाई मेरे अल्फाज नामुनासिब थे, पीपल्स पार्टी को मेरे मुंह से गलती से अदा हो गए थे, मैंने उनको एक जानवर से तशबीह दे दी थी, पूरी कौम को तशबीह दे दी थी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का अभी भी नाक़िद हूं, मेरे अल्फाज नामुनासिब थे, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी पर तनकीद करता रहूंगा। कहें कि पीपल्स पार्टी का ये फैसला डेमो के हवाले से जो है वो बिल्कुल गलत है, और रोज बात करें डेमो के ऊपर, लेकिन उन्होंने वो मौजू ही छोड़ दिया। उसकी बजाय उन्होंने असल जो उनका तारुफ था या असल जो उनसे तवक्को थी उस पर उन्होंने काम और तेज कर दिया। यानी तहरीक इंसाफ की मुखालफत में वो और बिलो द बेल्ट चले गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यही एक क्वालिटी है जिसकी वजह से वो रिस्टोर हो सकते हैं। और उनकी हिमायत में मरियम औरंगजेब साहबा आई भी। उन्होंने कहा कि जी देखिए रिजवान दादा से गलती होगी, ज़ाहिर है मरियम औरंगजेब साहबा मरियम नवाज के कहने पर ही आई होंगी, और उन्होंने आगे ट्वीट की कि देखें जी रजी दादा से गलती हो गई, लेकिन उनकी जमहूरियत के लिए बड़ी खदमात हैं। भाई क्या खदमात हैं जमहूरियत के लिए? जमहूरी इक़्तिदार के लिए उनकी बड़ी खदमात है। भाई क्या खदमात है? वो तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालिफ रहे हैं, अभी भी हैं, और अभी भी तनकीद उसी तरह से करते हैं। यही उनकी खदमात है, और इसीलिए मरियम साहबा चाहती हैं कि उनके लिए कोई रास्ता पैदा किया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्ती से उस पर रद्द-ए-अमल दिया, और आसफा भुट्टो ने भी उस पर कमेंट किया, बल्कि आसफा भुट्टो और मरियम औरंगजेब हमें आमने सामने इस मामले पर खड़ी दिखाई दी। तो इस पर शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल का इजहार पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ है। अब नून लीग जोर लगा रही है कि उन्हें किसी तरह से बहाल कर दिया जाए पीटीवी में उनके ओहदे पर, लेकिन पीपल्स पार्टी कोई नर्म रवैया इख्तियार करते हुए, और पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा सख्त रवैया सिंधियों ने इख्तियार किया, और बिल्कुल बजा तौर पर किया है, सही किया है, करना चाहिए था। आप कैसे किसी कौम को इस तरह से पूरी तरह रगेद सकते हैं? जब भी आप यानी आप देखें ना, पहले नून लीग ने पठानों के बारे में कहा कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने इस तरह से कहा। आप पूरी की पूरी किसी कौम को उठाकर मजमूई तौर पर बेवकूफ़ कैसे करा सकते हैं? शख्सियात बेवकूफ़ हो सकती हैं, इनफरादी तौर पर लोग स्टूपिड हो सकते हैं, इनफरादी तौर पर लोग जो हैं वो कम अकल हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी कौम को आप कैसे, इज्तमाइयत को कैसे बेवकूफ़ करार दे सकते हैं? इज्तमाइयत कभी गलती पर नहीं होती, इज्तमाइयत दुरुस्ती पर होती है। इज्तमाइयत दुरुस्त होती है, इज्तमाइयत थोड़ी गलती पर होती है। हाँ, इनफरादी लोग तौर पर लोग गलत हो सकते हैं। तो अब ये जो हमारे रजी दादा साहब पर मैंने इतना ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नाम लेकर की, मैं आमतौर पर सहाफ़ियों को इस तरह से नाम लेकर तनकीद का निशाना नहीं बनाता, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि जो अज़ान का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, हाँ भाई कितने कुकड़ों ने बांगे दिए। भाई अज़ान दे रहे हैं, बड़ी मोहतरम अल्फाज हैं इस्लाम के लिए, और मुसलमानों के लिए बड़े मोहतरम अल्फाज हैं, अज़ान के अल्फाज हैं। वो कोई किसी भी नीयत से दे रहा हो, लेकिन बहरहाल वो अज़ान के अल्फाज हैं, और उसको एक इंसान की, एक मुसलमान की अदा की हुई अज़ान को आप कुक्कड़ की बांग से तशबीह दें, तो मैं इसे बेहुरमती कह रहा हूँ। मैंने ट्विटर पे भी कहा कि ये बेहुरमती अज़ान की। मैं कोई इस पर ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता कि मैं किसी के बारे में कोई फतवा नहीं देना चाहता। पहले हमारी इंतहा पसंद सोसाइटी है, कोई उससे मरूब हो जाता है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ दरख्वास्त ये करूँगा दादा से, रजी दादा से, मरियम साहबा के दादा से, कि आप इस मामले में थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करें, कहीं किसी के मजहबी जज्बात मजरू ना हो जाएं। आप सियासी जज्बात तो मजरू करते रहते हैं लोगों के, आपको इजाज़त मिली हुई है, लेकिन मजहबी जज्बात तो मजरू ना करें। यानी आप मुसलमानों की अज़ान को कुक्कड़ की बांग से तशबीह न दें। चलें, आप कहते हैं, आपने तवजीह बयान कर दी कि जी अज़ान को पंजाबी में बांग कहते हैं, लेकिन वो बांग जो है वो कुक्कड़ की बांग नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं हाँ जी आपके मोहल्ले में कितने कुकड़ों ने बांग दी है। भाई ये अज़ान है, ये कुक्कड़ की बांग नहीं है। कुक्कड़ की बांग जो है वो एक बेमानी, या चले उनकी ज़बान में कुछ मानी रखती होगी, लेकिन ये एक बामानी कलाम है, और मोहतरम और बड़ा, यानी एक ऐसा कलाम है जिसके लिए हमारे बड़े सबके जज्बात हैं। तो आप खुदा के लिए थोड़ा मोहतात रहें इस मामले में, आप बेहतियाती ना करें। हो सकता है कि पीटीआई दोबारा इस तरह का आइडिया सामने रखे और फिर से अज़ानें दे। अभी भी खैर वो कह रहे हैं कि हम रबीउल के तमाम दिनों में देंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है उसके बाद फिर अज़ानें दी जाएँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कुक्कड़ की बांग से तशबीह दी जाए। तो ये इस पर मोहतात रहना चाहिए। मैं 2-3 ये बातें लंबी हो गई, असल बात तो मुझे वो करनी थी जो मैंने थंबनेल पे लिखी हुई है, उस पर ज़रा आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं, और वो करीबी साथी जो हैं वो हैं जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब ने मरीम नवाज़ की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए जो पैसे लेकर करप्शन के थ्रू ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, पैसे लेकर हो रही है, करप्शन हो रही है,
और डीसी के बारे में उन्होंने बताया कि पैसे लेकर लगाया गया है और वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। क्या कहा है हमारे ये जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, क्या फरमा रहे हैं, ज़रा इनको सुन लीजिए आप। यार ये एक डीसी शोहपुरा लगा हुआ है, करप्ट तरीन शोहपुरा में जो वारदात रोज़ डलती है, और शहर शोहपुरा में आए रोज़ स्ट्रीट ये सीसीडी बनी थी और उससे बड़ा लोगों को फ़ायदा मिला। लोग सुख का सांस लेने लगे। मरियम नवाज शरीफ का बड़ा अच्छा फैसला था कि स्ट्रीट क्राइम रुक गया, मगर शेखुपुरा में 4 दिन रुका। और उस भाई जब पोस्टिंग ट्रांसफ़र पैसों से होगी, शेखुपुरा में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों से हो रही है। जब शेखुपुरा के अंदर आपको याद होगा कोई 40-50 अरब का एक स्कैंडल आया, हेल्थ का स्कैंडल आया। हेल्थ का। मुझे बताएं कि ये मैं पढ़ के सुना दूं, आपने कहा था मैं इतराफ़ करता हूँ पंजाब के बजट में 50 अरब रुपए का डाका मारा गया। पब्लिक हेल्थ का एक गैंग जो शेखपुरा से कभी ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि एडिशनल चार्ज भी दे दिया, इस सारे में मुलविस हैं। आप कह रहे हैं मरीम नवाज के दौरे हुकूमत में जो डीसी है वो करप्ट तरीन डीसी है, 50 अरब रुपए की शेखपुरा के हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन हो गई, तो आपने ये बात कभी ऊपर पहुंचाने की कोशिश नहीं की? जावेद लतीफ़ साहब, और वो कह रहे हैं कि जी करप्ट लोग अफसरों को लगाया गया है और करप्ट तरीन लोग जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं और अरबों रुपए की करप्शन की वो बात कर रहे हैं, पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वो बात कर रहे हैं और अपनी ही हुकूमत पर, हालांकि नवाज शरीफ के करीबी आदमी समझे जाते हैं, लेकिन अपनी ही हुकूमत की, अपनी ही जमात की चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज की हुकूमत पर वो शदीद तरीन इल्ज़ामात, सख्त तरीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अब मरियम नवाज साहबा के 2 क्लिप जो हैं वो बड़े वायरल हैं। एक क्लिप जो है वो उनका गालिबन किसी अस्पताल में है जहाँ पर किसी सर्जरी से मुतल्लिक बात कर रही हैं। पहले ये दोनों क्लिप देखें, फिर मैं इस पर छोटा सा तबसरा करता हूँ। बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बगैर सर्जरी के आप माशाल्लाह कैंसर फ्री हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्जरी के दौरान तो कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, एक वो कहती हैं कि आपको मुबारक हो कि बगैर सर्जरी के आपका कैंसर का इलाज हो गया, फिर वो साथ ही पूछती हैं कि सर्जरी के दौरान कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अब पता नहीं वो क्या कहना चाह रही हैं, मैं समझ नहीं पाया। वो शायद यानी क्यों, अच्छा चलें इसमें बात करता हूँ क्यों इस तरह होता है, ये सुनिए। क्या हाल है बच्चों? शाबाश, गुड वर्क, गुड वर्क। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या हाल है बच्चों? शाबाश, गुड वर्क, गुड वर्क। क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा, वो बच्चियां खड़ी नहीं हैं यूनिफॉर्म पहन के, किसी इदारे की बच्चियां हैं, शायद रेस्क्यू की हैं या पता नहीं, मुझे आई एम नॉट श्योर। लेकिन वो कहती हैं कि शाबाश बच्चों, गुड वर्क गुड वर्क, और फिर वो गुजरते हुए फिर कहती हैं अच्छा तुम कर क्या रहे हो? तो जब आपको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो तो गुड वर्क आप क्यों कह रहे हैं? पहले तो आपको पूछना चाहिए बच्चियां कौन हैं, क्या करती हैं, इनकी ज़िम्मेदारी क्या है, इन्होंने क्या काम किया है। फिर कहती हैं अच्छा ज़बरदस्त, वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम किया आपने, गुड वर्क। फिर तो बात समझ आती थी, लेकिन गुजरते हुए आपने पहले उनको गुड वर्क क्या किया और फिर पूछनी अच्छा ये करती क्या है। तो देखें अब ये क्यों होता है, ये होता है इसलिए कि जब आपकी सारी तवज्जो वीडियो पे होती है, यानी कैमरा ऑन होता है, आपकी अब तवज्जो होती है कि मैंने एक शॉट देना है, मैंने एक वीडियो निकालने के लिए एक शॉट देना है और एक क्लिप देना है, टिकटॉक देनी है, तो आपका फोकस जो है वो फिर काम पर नहीं होता। आपका फोकस इस बात पे नहीं होता ये कौन है, क्या कर रहे हैं। आपका फोकस होता है कि अच्छा मेरा क्लिप बन रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ। और फिर आपका आईक्यू लेवल भी बहुत कम हो, आप उतने एफिशिएंट भी ना हो, उतने समझदार भी ना हो, उतना तजर्बा भी ना रखते हों और सियासत का और हुकूमत का, तो फिर आप इसी तरह की चीज़ें करते हैं क्योंकि आपका फोकस कैमरे की तरफ होता है, ध्यान आपका कैमरे की तरफ होता है और आपका कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं होता कि आप क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बस आपका ध्यान इस बात पे होता है कि वीडियो बन रही है, कैसा लग रहा है, क्या दिख रहा है। और देखें ब्यूरोक्रेसी ने भी, अब इंतज़ामिया ने भी काफ़ी अर्से से ये एक तरीका अपना रखा है। वो क्या करते हैं कि जी कभी वो सैनिटरी वर्कर्स को खड़ा कर देते हैं, कभी वो रेस्क्यू एहलकारों को खड़ा कर देते हैं ताकि मरियम उससे इंटरेक्ट कर सकें, कभी वो सैलाब मुतासरा लोगों को खड़ा कर देते हैं, कभी वो छोटे बच्चों को खड़ा कर देते हैं ताकि मरियम उनसे इंटरेक्ट कर सकें, कभी वो स्टूडेंट्स को, कॉलेज की बच्चियों को लगा देते हैं कि जी वो आएँ और कहें मैडम मैंने आपसे हक करना है, वो कहें आ जाओ। तो इस तरह की चीज़ें हम पिछले 1.5 साल से, जब से उनकी हुकूमत कायम हुई है, तब से हम मुसलसल उनकी चीज़ें देख रहे हैं और अब उनसे अजीब सी गलतियां सरजद होने लगी हैं जिससे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि मरियम साहिबा को चाहिए कि वो ये किसी से मशवरा करें, किसी से मशवरा करें, किसी से पूछें, बिठाएं, उसको कहें कि ये जो मैं कर रही हूँ
इसका फ़ायदा है या नुकसान है, इससे उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही है या ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। कोई इदारे होंगे इस तरह की जो असेसमेंट देते होंगे, मुझे नहीं पता कौन से इदारे हैं, लेकिन या तो कोई जो PR के इदारे होंगे वो ये काम करते होंगे, कोई रिपोर्ट बनाकर देते होंगे, तो उन्हें चाहिए कि एक इस पर स्टडी करवा लें, थोड़ी सी रिपोर्ट तैयार करवा लें कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है या ठीक है, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इससे उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। मरीम साहबा का ये जो आप स्टेज करके चीज़ें करते हैं, अगर वो ऑर्गेनिक हों, वो नेचुरल हों, तो शायद ये गलतियाँ ना हों, लेकिन चूंकि वो स्टेज करके करती हैं, उनके लोग उनको लिए स्टेज करते हैं, तो उससे फिर इसी तरह की होती हैं, उससे उल्टा इससे रोज़ाना आपका मजाक बनता है किसी न किसी बात पे। तो ये चीज़ें फिर इस तरह से होती हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें दोपहर में डिस्कस करते हैं आपसे, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स आज की होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।